बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, चैप्टर 1 की हम बात कर रहे थे, उसमें ये 5वां नंबर पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उनको जाके पहले देख कर आइए, फिर इन चीज़ों को देखिएगा। हम इसको एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वाइज पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करने वाले थे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है और इसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो ये आज आपका पहला पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। ये 2 पार्ट में पूरा चैप्टर पूरा क्वेश्चन समाप्त होगा और इसी के साथ आपके पूरे चैप्टर का समापन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका ये तीसरा प्रश्न है, आपने 2 प्रश्न देख लिए हैं। इसमें लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये बताना है। फिर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक की कक्षा शिक्षण में किस प्रकार सहायक है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। या प्रश्न को थोड़ा और घुमाना चाहे तो इस तरीके से पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देनी रहेगी और शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए, मतलब शिक्षक के लिए किस प्रकार से सहायक है, किस प्रकार से हेल्पफुल है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं, हमें इसका उत्तर किस प्रकार से देना होगा। यहाँ पे आपका उत्तर करके दिया हुआ है, लिखा है मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा व्यवहारों का ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब इनका कहना ये है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं तथा उसके जो व्यवहार हैं, व्यवहार के जो ज्ञान हैं, वो शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह शिक्षक अपने शिक्षण को पर्याप्त मात्रा में सुधार सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर इस प्रकार का ज्ञान उसको मिल जाए, इस प्रकार की ज्ञान अर्जन उसको अगर हो जाए, तो जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण में क्या कह रहा है, जो उसको पढ़ाने का टेक्निक होता है, जो पढ़ाने का मेथड होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं तथा अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकता है। प्रभावपूर्ण मतलब कि एक तरीके से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का, और हो सकता है जब आपकी पढ़ाने का टेक्निक अच्छा हो, मेथड अच्छा हो, तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट ले और वो भी क्या करे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करे और चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। संसार के सभी शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते हैं कि अध्यापक को अपने शिष्यों के प्राकृतिक गुणों प्राकृतिक गुणों एवं शक्तियों को भली बात समझ लेना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि संसार के जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं वो इस बात पे जरूर विशेष बल देते हैं या काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं कि अध्यापक को अपने शिष्य के, जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, जिन बच्चों को पढ़ाता है, उनके प्राकृतिक प्राकृतिक गुण का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि उनके बिहेवियर कैसे हैं, वो किस चीज़ों को कितनी देर तक कनेक्ट कर पाते हैं, कब उनको थकान महसूस होती है, कितनी देर तक किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, इनको ये सारी पता हो तथा उनकी शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मतलब वो उनकी शक्तियाँ कितनी, उनकी माइंड कितना शार्प है, कितनी अच्छे से चीज़ों को वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, या केवल आपके हाँ में हाँ मिलाते ही चले जा रहे हैं। तो उनकी शक्ति वगैरह को काफ़ी अच्छे से हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे दिया है थॉमस फुलर ने एक अच्छे अध्यापक का वर्णन करते हुए लिखा है। कौन? थॉमस फुलर महोदय ने एक अच्छे अध्यापक का गुण बताया है। क्या बताया है? एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने शिष्यों के स्वभाव का अध्ययन उतनी ही होशियारी से करता है जितनी होशियारी से वह पुस्तकें पढ़ाता है। मतलब कह रहे हैं कि एक अच्छा अध्यापक तभी साबित हो पाता है जब वो अपने शिष्य, मतलब जिनको पढ़ाता है, उनके सब स्वभाव जो होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उनका अध्ययन उतनी ही होशियारी से, मतलब उतने ही अच्छी तरीके से कर पाता है जितनी अच्छे से वो पुस्तकों को पढ़ा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने कहा है? तो थॉमस फुलर महोदय ने कहा है। आगे देखते हैं। सर जॉन एडम्स शिक्षा की व्याख्या करते हुए प्रायः इस वाक्य को दोहराते थे। जो सर जॉन एडम हैं वो शिक्षा की व्याख्या करते हुए किस बात को हर बार पे, मतलब बात बात पे इस चीज़ को कहा करते थे, द मास्टर टॉट जॉन लेटिन।
ठीक है, मतलब कह रहे हैं इस वाक्य से शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रमुख कारण उपस्थित हैं। गुरु या अध्यापक शिक्षा का एक ध्रुव है। जो कहते हैं कि शिक्षा गुरु जो होता है या फिर जिसको हम अध्यापक कहते हैं वो क्या होता है, शिक्षा का एक ध्रुव है। ध्रुव का मतलब क्या होता है कि बीच का केंद्र है, इसी से सारी चीज़ें संबंधित हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शिष्य या जान दूसरा ध्रुव है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जो ध्रुव की बात की गई है उसमें शिष्य की बात की गई है या जान दूसरा, एक शब्दों में कह सकते हैं, दोनों को एक ही चीज़ कहा जाएगा, उसको यहाँ पे ध्रुव बताया गया है। विषय वस्तु या लैटिन गुरु का वह ज्ञान है। मतलब कह रहे हैं विषय वस्तु या लैटिन, जिसे हम विषय वस्तु हिंदी में कहते हैं और जो यहाँ पे लैटिन लिखा गया है इसका मतलब होता है विषय वस्तु। गुरु का वह ज्ञान है जिससे वह किसी प्रकार के शिष्य का तक स्थानांतरित करना चाहता है। मतलब कह रहे हैं कि वो ज्ञान है जिससे किसी प्रकार शिष्य तक वो क्या करना चाहता है, अपने ज्ञान को उस शिष्य तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, चाहता है। पढ़ना वह शैक्षिक कार्य है जो गुरु और शिष्य को संबंधित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाला कार्य होता है वो शिक्षा वह शैक्षिक कार्य है जो गुरु और शिष्य, जो पढ़ाता है और जो पढ़ता है, दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। सर जॉन एडम्स ने इस बात पर अधिक महत्व दिया है कि गुरु को लैटिन विषय वस्तु और ज्ञान शिष्य दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो आपके सर जॉन एडम्स हैं, इन्होंने इस बात पर क्या अधिक ध्यान महत्व दिया है कि जो गुरु है उसको विषय वस्तु और शिष्य दोनों का क्या होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे शिक्षा शास्त्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद हमें अपने शिष्य के बारे में भी, आप कितने अच्छे से उन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे एक एवरेज लेकर के चलता हूं, क्योंकि कोई उतना, जो छोटे छोटे शब्द ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं जिनको आप कनेक्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उनको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं जिससे आपको अच्छी चीज़ से समझ में भी आ जाए। और जहां तक है 80 से 90% आपको वो चीज़ें समझ में भी आती होंगी। किसी किसी को 99% या किसी किसी को 100% भी वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो जॉन एडम हैं उन्होंने ये कहा है कि विषय वस्तु जो टीचर पढ़ा रहा है और शिष्य दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसको, अध्यापक को, शिक्षक को, गुरु को इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी वह शिक्षण कार्य ढंग से कर सकता है। जॉन या शिष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षण कार्य ढंग से तभी टीचर कर पाता है जब उसको अपने शिष्य और विषय वस्तु के बारे में जानकारी होती है। फिर कह रहे हैं जान या फिर शिष्य, क्या जान या फिर शिष्य, जॉन उनकी भाषा में जॉन कहते हैं और अपनी भाषा में शिष्य कहते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर शिष्य जो वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, उसके बारे में जब हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक अपने व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि स्तर, अभियोग्यता, अभिरुचि तथा निष्पत्ति आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही शिक्षक क्या कर सकता है, अपने व्यवहार, जो उसके व्यवहार हैं, जो उसका स्वभाव है, जो उसका बुद्धि स्तर है, जो उसकी अभियोग्यता है, जो उसकी अभिरुचि है तथा निष्पत्ति आदि का ज्ञान क्या करता है, प्राप्त करता है। किसके द्वारा करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करता है। ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा वह अपने में आवश्यक सुधार ला सकता है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा वह क्या करता है, अपने में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक सुधार ला सकता है। उसमें जो जो गलतियां कर रहा है उनको दोहराएगा नहीं, उनको सुधार सकता है। एलिस क्रो के शब्दों में अगर हम देखें तो शिक्षक को अपने शिक्षण में उतना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण को फलोत्पादक मतलब जिससे हमें वो लाभ कह सकते हैं, एक छोटे से शब्द में उसको हम लाभ कर सकते हैं, शिक्षण एवं लाभ अधिगम के लिए अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो शिक्षक है उसको अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। कौन से, उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन से मनोवैज्ञानिक, जो
सफल शिक्षण मतलब हम सही से आपको पढ़ा पा रहे हैं उसके लिए, एवं फलोत्पादक अधिगम। फलोत्पादक मतलब अधिगम का मतलब होता है कोई चीज़ सीखना, और फलोत्पादक का मतलब होता है जिससे हमें कोई फल प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। तो हमें लाभप्रद ज्ञान सीखने के लिए अनिवार्य है हमें उन सारे मनोवैज्ञानिक तरीकों का स्मरण, सिद्धांतों का स्मरण रखना चाहिए। ठीक है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता होती है, इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। करीब करीब 12 पॉइंट में जो है इसको बांटा गया है, तो अभी आपके यहाँ पे कुछ ही पॉइंट कवर हो पाएंगे। चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए किस प्रकार आवश्यक है, यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जैसे पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है किसको, अध्यापक को। सफल शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने छात्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं से अवगत हो। मतलब कह रहे हैं अगर आपको सफल टीचर बनना है, सफल अध्यापक बनना है, तो उसके लिए आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, वह अपने छात्रों से संबंधित, जो उससे छात्र होते हैं उनसे संबंधित आवश्यक सूचनाओं से अवगत रहता है। मतलब अपने छात्र से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी जानकारियाँ होती है उनकी जानकारी वो अपने पास रखता है, तभी वो सफल शिक्षक बन सकता है। शिक्षक एक ऐसे उत्पादन में व्यस्त रहता है जहां उसे जीवित कच्चा माल प्राप्त होता है तथा उसे जीवित माल तैयार उत्पादित करना पड़ता है। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है वो ऐसे उत्पादन में व्यस्त रहता है जहां पे उसे जीवित कच्चा माल, मतलब एक स्टूडेंट जिसका दिमाग एक कोरा कागज़ है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, वो उसको मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जीवित कच्चा माल का माल मतलब यही लिया गया है कि जो बच्चा आता है जिसका दिमाग एकदम कोरा कागज़ है, उसके बारे में वो क्या करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उसी के हिसाब से उसको शिक्षा प्रदान करके उसको क्या करता है, जीवित तैयार माल उत्पादित करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे मतलब पढ़ा लिखा करके उसको एक अच्छा नागरिक बना के भेजा जाता है। अतः इस उत्पादन प्रक्रिया में अपने जीवित कच्चे माल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपके कच्चे माल हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस प्रकार के अध्ययन के अभाव में वह कभी भी अच्छा माल उत्पादित नहीं कर सकता। मतलब कह रहे अगर इस प्रकार के अध्ययन का उसके पास अभाव है, मतलब उनका अध्ययन नहीं कर पा रहा है, तो वो कभी भी अच्छा माल उत्पादित नहीं कर सकता है, अच्छा स्टूडेंट तैयार नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मिस्त्री को भवन की नींव का पता नहीं होगा, मतलब कह रहे हैं जब तक कोई मिस्त्री है उसको नींव का नहीं पता है कि किस नींव पे हमें भवन तैयार करना है, तब तक भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपको नींव की जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छा घर तैयार करके नहीं खड़ा कर सकते, कभी ना कभी वो क्या, गिर जरूर जाएगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं, बालकों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र के व्यवहार, उनके पूर्ण ज्ञान, क्या, शिक्षक छात्रों के व्यवहार और उनके पूर्ण ज्ञान, शारीरिक स्तर, उनकी धारणाएं, उनकी योग्यताएं, अभिवृत्तियों, रुचियों, व्यक्तित्व, क्षमता तथा अन्य योग्यताओं के एवं न्यूनताओं का पता लगाए। ठीक है। यह किसका काम होता है, शिक्षक का काम होता है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। अगर आप इसका ज्ञान रखना चाहते हैं, इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही बालक को मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण कर सकता है। ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, और दूसरा इस वीडियो का आखिरी पॉइंट भी होगा ये, और आगे का वीडियो जो है तीसरे पॉइंट से कल देखा जाएगा आपका। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है अध्यापक को। ठीक है, सॉरी। देखते हैं, सफल शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना भी आवश्यक है। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। इस कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर इस कार्य के लिए आप देखें एक तरीके से, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के समुचित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब
करें, अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आप पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक मनोवैज्ञानिक आधारों पर पाठ्यक्रमों का निर्माण नहीं होगा, क्या, जब तक मनोवैज्ञानिक आधारों पर पाठ्यक्रमों का निर्माण नहीं होगा, तब तक पूर्व निर्धारित उद्देश्य, पूर्व निर्धारित मतलब कुछ चीज़ें पहले से ही निश्चित कर दी जाती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरा भाई पुलिस बनेगा, ये बनेगा, तो इसके आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे तथा मूल्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, मतलब आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। स्कीनर महोदय के शब्दों में अगर हम देखें तो उपयोगी पाठ्यक्रम बालक के विकास, व्यक्तित्व एवं भिन्नताओं, क्या, बालक के विकास, जो उपयोगी पाठ्यक्रम होता है वो बालक के विकास, उसकी व्यक्तित्व, उसकी भिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब इनका कहना ये है जो उपयोगी पाठ्यक्रम होता है वो बालक के विकास, जैसे बालक का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, मतलब जैसे कुछ बालक होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। आप हो सकता है किसी चीज़ को एक बार में समझ जाएं, आपके पड़ोसी का जो बालक होगा वो किसी चीज़ को 2 से 3 बार में, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल इशारा ही पा जाएं, उनके लिए वो भी काफ़ी होता है, उतने में ही सीख जाते हैं। प्रेरणा वो कहाँ से ले रहे हैं, उसके मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोवैज्ञानिक पर आधारित होना चाहिए उनका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।